आज हम नेशनल प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। वे नेशनल प्रोग्राम जो न्यूट्रिशन में ज़रूरी हैं। यहाँ पे पहला है नेशनल प्रोग्राम ऑन कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम। वो प्रोग्राम जो विटामिन ए से संबंधित है और विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ द ब्लाइंडनेस was launched in the year of 1917 and 100% it is centrally sponsored program। भारत सरकार के द्वारा ये चलाया गया एक प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा चलाया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारत सरकार की ऐसा एक नाम है जो भारत सरकार की ऐसी शाखा है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कहते हैं, जो कि पूरे सेंट्रली पूरे भारत को देखती है। अगर इसमें देखा जाए तो विटामिन ए डेफिशिएंसी को जो कंसीडर किया गया है वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स में कंसीडर किया है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है विटामिन ए के साथ साथ, चाहे वो बीमारी कोई भी हो, चाहे वो डायबिटीज मेलिटस की हो, चाहे वो ओबेसिटी की हो, बहुत सारी बीमारियां हैं। लेकिन विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि WHO के माध्यम से भी विटामिन ए की डोजेस को निर्धारित किया गया है। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी इज कंसिडर एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। हाउ टू प्रिवेंट, क्या स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे? ये दो कंपोनेंट है, इसमें हम लोग को देखेंगे। फर्स्ट है reduce the frequency and severity of the factors। वे कौन से फैक्टर्स हैं, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या कारक हो सकते हैं? पहला कारक होता है कि हम बच्चों के अंदर जो न्यूट्रिशन संबंधित प्रॉब्लम्स है उनको कम कर दे। न्यूट्रिशन संबंधित प्रॉब्लम कौन सी है? जैसे कि मेरास्मस, क्वाशियोरकर, ये प्रॉब्लम्स हैं जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से संबंधित है। दूसरी स्ट्रेटेजी हम अपना सकते हैं, वो है कि हम उस डोज को निर्धारित करें जो बच्चों के लिए ज़रूरी है। जैसे कि विटामिन ए की 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट डोज हमें देनी चाहिए। अब ये कैसे कैसे आप प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके लिए बड़ा ही सिंपल है। WHO की वेबसाइट पे हम वहाँ पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो लिखा है ओरली एवरी 6 मंथ टू प्री स्कूल चिल्ड्रन। अब यहाँ पर एक बात आई है, वो है कि आपने बोला है कि हर 6 महीने में आप प्री स्कूल चिल्ड्रन के बच्चों को 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दे सकते हैं। अब हम इसे देंगे कैसे? पढ़ते हैं। दैट इज 1 to 6 ईयर। पहले डोज जो है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होगी, जो बच्चे के 9 महीने पे दी जाती है। और दूसरा, विटामिन ए कैन बी स्टोर्ड 1 लाख यूनिट इन द बॉडी अप टू 6 to 9 मंथ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चे में इस प्रकार की कोई आंखों की इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलती है, चाहे बिटोट स्पॉट या ऐसा कुछ भी देखने को मिलता है जो आंखों के अंदर ड्राइनेस आ सकता है, आंखों की रोशनी पे प्रभाव पड़ सकता है, उन सभी से बचाने के लिए 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट तो बच्चे को देनी ही है। फिर वो धीरे धीरे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ता है हम इंटरनेशनल यूनिट को बदल सकते हैं। एक रिवाइज स्ट्रेटजी है इस प्रोग्राम के अंदर, कॉम्प्रिहेंसिव बाय द स्ट्रेंथनिंग सर्विसेज फॉर द कॉजेज ऑफ द ब्लाइंडनेस। आप कैसे स्ट्रेंथ दोगे जिसकी वजह से बच्चों के ब्लाइंडनेस से आप बचा सकते हैं? तो हम ऐसे प्रोग्राम चला सकते हैं। प्रोग्राम का मतलब है ऐसे आंखों के एरर्स को कम करने के लिए हम स्कूल में जाएंगे, वहां पे इस प्रकार के प्रोग्राम चलाएंगे। दूसरा, हम शिफ्ट वाइज कैंप लगा सकते हैं, हम लोगों के पास अप्रोच कर सकते हैं, हम लोगों को सर्जिकल अप्रोच दे सकते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, हम एक्सपेंड कर सकते हैं वर्ल्ड बैंक को, ताकि वर्ल्ड बैंक लोगों के आंखों के लिए एक बेहतर सुविधा प्रदान कर सके, लोगों को मिल सके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मिल सके। तो हम इस तरह के आई ऑपरेशन थिएटर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल में आई वार्ड्स डेवलप कर सकते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम स्ट्रेंथ दे सकते हैं उन पार्टिसिपेंट्स के लिए जो वॉलेंटरी एनजीओज होती हैं जो प्रोग्राम्स को चलाती है। अब कोई प्रोग्राम देने के लिए कोई एनजीओ सामने आती है, लेकिन फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी।
तो ऐसे केस के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उन सर्विस प्रोवाइडर्स को भी सपोर्ट करती है, उन एनजीओज को भी सपोर्ट करती है एट लास्ट टू एनहेंस द कवरेज ऑफ द आई केयर सर्विसेज इन द ट्राइबल एरिया आल्सो। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, मैदानी क्षेत्र है, किसी भी प्रकार का क्षेत्र क्यों नहीं है, वहाँ सभी जगह पर हम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के माध्यम से आई केयर को कवर करते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जिन्हें कोई नहीं देखता उनको भी सर्विस प्रोवाइड होती है। अब यहाँ पर एक विजन 2020 है जो राइज टू साइट था 2020 तक सभी की आंखों की सुरक्षा के लिए, उसमें टारगेट की गई कैटरेक्ट जैसी बीमारियां, रिफ्रैक्टिव एरर्स, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस और ग्लूकोमा और रेटिनोपैथी जैसी बीमारियां। ऐसी बीमारियां जो कहीं ना कहीं अंधता को लेके आ सकती हैं, अंधता को दर्शाती हैं, उन बीमारी से बचने के लिए 2020 तक सभी को एक राइट्स है उसके ऊपर काम किया गया। एक विजन बनाया गया भारत सरकार के द्वारा और इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप किए गए, टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया गया डिफरेंट लेवल पर हेल्थ सिस्टम के अंतर्गत। तो इससे हमें पता चलता है। साथ ही बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, बहुत सारे ट्रेनिंग्स चलाए गए, लोगों को ट्रेन किया गया, लोगों को समझाया गया। ये सब विजन 2020 के अंतर्गत किया गया। एक समरी उनके बाद आई विटामिन ए की डेफिशिएंसीज को लेके कि रेगुलर कंजप्शन ऑफ द डार्क ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स और येलो फ्रूट्स वेजिटेबल्स प्रिवेंट करते हैं विटामिन ए डेफिशिएंसीज के लिए। तो येलो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, विटामिन ए के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग आल्सो छोटे बच्चे को प्रोटेक्ट करती है अप टू 6 मंथ, जिसे हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। ओरल प्रोफिलैक्टिक डोज है, जैसे कि एक डोज होती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो 6 से 11 महीने के लिए है, और अगर देखा जाए तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट फिर आगे के लिए चलती है। यानी कि अगर 1 साल से पहला बच्चा है तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, अगर 1 साल से पार हो चुका है तो फिर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम उसको देने वाले हैं। अब यहाँ पे लिखा है विटामिन ए डोज के बारे में भी लिखा हुआ है, वो है सिंगल ओरल डोज जो है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट है इमीडिएटली 1 साल से ऊपर जाने के बाद, और अगर दोबारा फॉलोअप आता है तो 4 सप्ताह के बाद में भी हम उसको क्या कर सकते हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट को दे सकते हैं। रोल ऑफ द नर्स इन विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम। रोल ऑफ द नर्स में फर्स्ट है असेसमेंट, और असेसमेंट में कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड मेक असेसमेंट ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी। जो कम्युनिटी वहां पर है विटामिन ए की प्रोफिलैक्सिस डिजीज के लिए, हम उनका असेसमेंट करते हैं। जो क्राइटेरिया है हम इम्प्लीमेंट करते हैं उन बीमारियों को, हम जानते हैं कि क्या मरीज ने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्लिनिक्स में भाग लिया या नहीं लिया, विटामिन ए की ड्रॉप्स ली या नहीं ली है, विटामिन ए का कंजप्शन किया या नहीं किया, और उन चीज़ों का हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं। तो पहला असेसमेंट है, दूसरा उन बीमारियों का इम्प्लीमेंटेशन है, और तीसरा यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है। नेक्स्ट है 4th नंबर पर हेल्थ एजुकेशन देंगे। अब हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे विटामिन ए का जो भी अवेलेबल फूड होगा, जो भी अवेलेबल डाइट्स है विटामिन ए से संबंधित है, बीमारियों के बारे में बताना, प्लस जो भी प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम है विटामिन ए की डोजेस है उनके बारे में लोगों को अवेयर करना या उन्हें दिलवाना। उसके बाद इवेल्युएशन करेंगे प्रोग्राम्स के बारे में, और रिसर्चेस करेंगे, ट्रेनिंग्स भी हम लोगों को प्रोवाइड करने। अब ये विटामिन ए की ट्रेनिंग दे कौन रहा है, यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं और भी बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो कम्युनिटी फील्ड में होते हैं। वो रिसर्च करते रहते हैं कि विटामिन ए से संबंधित कोई भी बच्चा तो नहीं है, कोई बड़ा तो नहीं है, और उसके लिए फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या है, प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए ट्रेनिंग्स उन्हें दे सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, उन प्रोग्रामों में एक और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम आता है, उसे हम लोग बोलते हैं मिड डे मील प्रोग्राम। तो स्कूल हेल्थ से संबंधित है मिड डे मील प्रोग्राम। अभी मिड डे मील प्रोग्राम है क्या, स्कूल हेल्थ कमेटी जो 1961 है 1961 में उन्होंने रिकमेंड किया कि एटलीस्ट एक नरिशमेंट मील स्कूल्स के अंदर होना ही चाहिए। सो हु कैन अफोर्ड इट में ब्रिंग्स देयर लंच पैकेज, घर से आना चाहिए या ये स्कूल में होना चाहिए। ये जब दिमाग में लगाया सोचा तो स्कूल शुड हैव अ अरेंजमेंट फॉर देयर चिल्ड्रंस।
स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस पे ध्यान रखते हुए बच्चों की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, बच्चों की एक अच्छे मील के लिए स्कूल में ही खाना बनना चाहिए। एंड इट इज रिकमेंडेड दैट द स्कूल मील शुड प्रोवाइड एटलीस्ट 1/3 ऑफ द डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट। एटलीस्ट कम से कम एक 24 घंटे जो बच्चा है उसका 1/3 तो उनको मिलना चाहिए। तो आखिर मिड डे मील प्रोग्राम was initiated in 1962 to 63 for providing a midday meal program in up to 5th class of the school। एंड मिड डे मील स्कीम आखिर है क्या? ये नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन के नाम से है, और ये जो लॉन्च किया गया 15 अगस्त 1995 और रिवाइज्ड है 2004। ये स्कीम स्पॉन्सर्ड की गई और प्रोग्राम जो कवर्ड करता है वो 1 से 5 तक की क्लास के लिए होता है, अप टू 5th क्लास, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है या लोकल बॉडी में भी ये स्कूल्स में भी चलाया जा रहा है। इसके अंदर गारंटीज स्कीम है जो कि एक एजुकेशन सेंटर्स में दी जा रही है छोटे छोटे बच्चों के लिए मिड डे मील प्रोग्राम के लिए। अगर सेंट्रली असेसमेंट की बात करें तो प्रोवाइड टू अ स्टेट अंडर द प्रोग्राम इज बाय वेज फॉर द फ्री सप्लाईज ऑफ द फूड। इसके अंदर जो है वो फ्री में सप्लाई किया जा रहा है खाना, जिसके अंदर मिनिमम 300 किलो कैलोरी और 8 से 12 ग्राम ऑफ द प्रोटीन जो है वो बच्चे को प्रोवाइड की जाती है। तो बच्चे को जो प्रोटीन प्रोवाइड की जा रही है उसके माध्यम से बच्चा हष्ट पुष्ट रहेगा, अच्छा खाना मिलेगा। इसमें कुछ सजेशंस भी रखे गए हैं, जैसे कि पहला सजेशंस है फूड गेन्स मस्ट बी स्टोर्ड इन ए प्लेस अवे फ्रॉम द मॉइस्चराइजर्स। अगर कहीं पर मॉइस्चराइजर एरिया में आपने खाना रख दिया, अभी बच्चों को खिलाया नहीं है, तो ऐसे केस में खाना खराब हो सकता है। तो हमें खाने को बचा के रखने के लिए हमें एक ऐसा प्लेस देखना पड़ेगा जो मॉइस्चराइजर्स के रूप में सही होगा, ऐसे कंटेनर्स में रखना पड़ेगा। यूज होल व्हीट और ब्रोकन व्हीट जैसे कि दलिया। तो मिड डे मील प्रोग्राम में आप दलिए जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे चावल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उन्हें बॉईल कर सकते हैं। हम लोग सिंगल डिश मील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें बच्चे के लिए चावल, सोयाबीन, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या खाना मिलेगा? दलिया दे सकते हैं, प्री बॉइल्ड अनपॉलिश्ड राइस दे सकते हैं, दलिया है, दाल दे सकते हैं, डिश मील, सिंगल डिश मील भी दे सकते हैं जिसमें सोयाबीन या सीजनेबल वेजिटेबल्स हो सकते हैं, सीरियल पल्सेस हो सकते हैं। ऐसी चीजें जो हाईली प्रोटीन से बनी हुई डाइट्स होती हैं हम बच्चे को स्पॉन्सर्ड कर सकते हैं। तो ये मिड डे मील प्रोग्राम्स के अंतर्गत हमको सजेशंस दिए गए। वाई स्कूल मील आर गिवन। क्वेश्चन उठता है कि आखिर आप ऐसा करना क्यों चाहते हो? तो देखिए इंडिया के अंदर जो स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं वो एक पॉपुलेशन का 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन होता है, बहुत ज्यादा है। और ऐसे केस में एक रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है, उसका फिजिकल एक्टिविटी डेवलप होती है, न्यूट्रिशनल उसको जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है उस व्यक्ति के लिए, या कह सकते हैं उस पे उन बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और स्कूल मील जो है वो एक न्यूट्रिशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है जिससे कि वो अपनी डाइटरी हैबिट्स को बदल सकते हैं। मान के चलो मॉर्निंग में 11 AM पे आपने दलिया दिया, लेकिन बच्चा दलिया नहीं खाता है अपने घर पर, तो अब धीरे धीरे उसको ये आदत पता लग जाएगी कि भाई आप सुबह में ना दलिया ले लो, बाद में भूख नहीं लगेगा। तो अब वो घर पे जाके दलिया बनवा सकता है या उसके घर पे दलिया बन सकता है। तो ऐसे केस में एक बड़ा प्रॉफिट हो जाता है कि बच्चे को आदत पड़ जाती है और फिर वो अच्छी डाइट ले सकता है। एक नर्स मिड डे मील प्रोग्राम में उसकी भूमिका क्या है? पहला है असेसमेंट करना। हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं, इससे पहले हम मिड डे मील प्रोग्राम मील को किसी स्कूल में चलाए, हम अपनी प्लानिंग्स को क्या करते हैं जी, समझते हैं। हम एक प्लान करते हैं, फिर हम उस प्लानिंग की इंपोर्टेंस को समझते हैं और वहां के बच्चों का हम न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता करते हैं। फिर हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करेंगे, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि वहां के बच्चों में कोई स्पेसिफिक डिजीज तो नहीं है। ऐसा पता करने के बाद
अगर हमें लगता है तब हम आगे को अप्रोच कर सकते हैं। हम फिजिशियंस बुला सकते हैं, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, टीचर्स, पेरेंट्स हैं। हम बहुत सारे हमारे पास एक्टिव मेंबर्स हो जाते हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि बच्चों को एक बेहतर मिड डे मील प्रोग्राम प्रोवाइड कराया जा सके। उसके बाद आती है प्लानिंग। और ये प्लानिंग क्या होता है, जब हम ये पता कर लेते हैं आखिर हमारे बच्चों में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, देन आफ्टर वी कैन गो फॉर मिड डे मील प्रोग्राम। आगे को फिर आप मिड डे मील प्रोग्राम में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इवेल्युएशन। जब आप एक खाना बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, अब आपको ये भी देखना है कि हाँ आपका प्रोग्राम सक्सेस है या नहीं है। सो फेलियर और सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम शुड बी इम्प्लीमेंटेड। आप कैसे पता लगा सकते हैं कि बच्चों को खाना सही दे रहे हो? आप पता लगाओगे मेजरमेंट से। दोबारा से आप एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, ठीक है, आप एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में जाएंगे, वही सेम हाइट, वेट, स्किन फोल्डिंग्स वगैरह सबको आप चेक करोगे। तो इस तरीके से एज अ नर्स आप एक स्कूल हेल्थ नर्स कहलाते हो, और एक स्कूल हेल्थ नर्स का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेंटेन करे हेल्थ रिकॉर्ड को, बच्चों के सभी के रेगुलरली, और मिड डे मील प्रोग्राम को आगे को चलाए, ताकि वहां पर कोई भी माल न्यूट्रिशन ना रहे। तो ये एक नर्स की भूमिका होती है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक न्यूट्रिशनल एजुकेशन दे, उन पर रिसर्च करे। और जब आप ऐसा कर रहे हो तो एक प्रिंसिपल्स होता है, सिद्धांत होते हैं कि आखिर ये प्रोग्राम किस सिद्धांत पर चलाया जाए। जैसे कि सप्लीमेंट एंड नॉट सब्सटीट्यूट टू द होम डाइट। आप अब इसे जानना चाहते हो तो आप बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए कि भाई घर का खाना तो नहीं लाना है, घर का खाना नहीं लाना है, स्कूल में खाना मिलेगा। दूसरा, 1/3 ऑफ द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट बच्चों को मिलना ही चाहिए। तीसरा, कॉस्ट ऑफ द मील बहुत ही कम होना चाहिए। कम होने का प्रॉफिट क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर पर भी इसे बनाना चाहेगा तो वो इजीली इसको घर पर बना सकता है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली इन द स्कूल, स्कूल में बन सके, जैसे कि दलिया। फार पॉसिबल लोकली अवेलेबल फूड शुड बी यूज्ड। लोकली फूड होना चाहिए जो उस क्षेत्र में मिलता हो। मील शुड बी चेंज्ड, ये मील भी थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए। कुछ मेन्यू में देख लेते हैं, कुछ मेन्यू निर्धारित किए गए हैं। सीरियल्स है, पल्सिस है, ऑयल्स, लीफ, नॉन लीफी और मिल्क सब्स्टिट्यूट में आप इस्तेमाल कर सकते हो। इनमें अलग अलग प्रकार की वेजिटेबल्स में सब में एनर्जी प्रोवाइडिंग के लिए होता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुछ गोल्स देखें कि मिड डे मील प्रोग्राम्स का गोल्स क्या है, तो पहली चीज है कि यहाँ पर बच्चों की एक हैबिट को हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं, हम रीओरिएंटेशन कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, बच्चों की आदतों को समझ सकते हैं। हम यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो उनके करिकुलम में आता है। भाई आप मिड डे मील प्रोग्राम चला रहे हो तो बेहतर है कि आप उनके सिलेबस में न्यूट्रिशन शब्द को डालें। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि आखिर कौन सा इसके अंदर गोल्स है, जो इंपॉर्टेंस है वो है न्यूट्रिशनल एजुकेशन का करिकुलम में लाना। नेक्स्ट है एनकरेजिंग द यूज ऑफ लोकल कमोडिटीज एंड नेक्स्ट वन इज इंप्रूविंग स्कूल अटेंडेंस। इससे क्या होता है, बहुत बार बच्चे खाने के लिए भी क्या करते हैं, वो स्कूल्स में आना शुरू कर देते हैं। तो ये एक मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि मिड डे मील प्रोग्राम में कौन कौन से खाने हैं। जैसे दलिया है, आप उनको हाई डाइट दे सकते हो, राइस दे सकते हो, लोकल सब्जी प्रोवाइड कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग है, जिसके माध्यम से आप बच्चों के अंदर विटामिन ए की पूरी मात्रा प्रोवाइड कराते हो। नेक्स्ट प्रोग्राम जो इंपॉर्टेंट है वो आता है आईसीडीएस के बारे में। आईसीडीएस है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, एक स्कीम है भारत सरकार की, और ये स्कीम 1975 में लाई गई, जिसका एक ही मकसद था कि बच्चों के अंदर बच्चों के लिए एक ऐसी पॉलिसी लेके आए जिसमें बच्चों को एक ऐसा पैकेजेस लेके आए जो कि उनके चाइल्डहुड में काम आएगा, जैसे कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन,
हेल्थ चेकअप, मेडिकल रेफरेंसेस, न्यूट्रिशनल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। ये 6 साल तक के बच्चों के लिए। इसका कुछ उद्देश्य रहेंगे, जैसे कि हम न्यूट्रिशनल स्टेटस को बढ़ाएं, जैसे कि हम प्रॉपर साइकोलॉजिकल या फिजिकल या सोशल डेवलपमेंट पर उनके ध्यान दें, जैसे कि हम उनकी मृत्यु दर को कम करें, जैसे कि हम धीरे धीरे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है हम उनको इफेक्टिव बनाएं। हम उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रमोशंस को ला सकते हैं, बच्चों के अंदर डेवलपमेंट को ला सकते हैं, हम उनकी कैपेबिलिटीज को डेवलप कर सकते हैं, टू एनहेंस द कैपेबिलिटीज ऑफ अ बेबी और द चिल्ड्रन द मदर, जो एक न्यूट्रिशनल प्रॉपर तरीके से मिल रहा है नहीं मिल रहा है। क्या सर्विसेज है जो इस पैकेज में है? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी है, जैसे कि हेल्थ चेकअप कराना, इम्यूनाइजेशन कराना, सप्लीमेंट फूड प्रोवाइड करना। नर्सिंग मदर्स के लिए भी है, सेम हेल्थ चेकअप है और बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। अदर वुमेन है जो 15 से 45 उम्र में है, उनके भी न्यूट्रिशन है। और बच्चे जिनकी उम्र 3 साल से कम है उनके इम्यूनाइजेशन पे ज्यादा ध्यान देना है, हेल्थ चेकअप पे ज्यादा ध्यान देना, रेफरल सर्विसेज पे। और ऐसे बच्चे जो 3 से 6 साल के बीच में है उनकी सप्लीमेंट न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन पे भी ध्यान देना है। तो ये कुछ हेल्थ पैकेजेस हैं जिसमें हमें ध्यान देना है। अगर देखा जाए आंगनवाड़ी वर्कर्स, यहाँ पर हम लोग एक आंगनवाड़ी वर्कर्स का क्या है, कुछ फंक्शंस रोल देख रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर क्या है, पहले आंगनवाड़ी वर्कर्स समझिए। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होता है वो उसी लोकल, उसी क्षेत्र का, उसी गांव का एक व्यक्ति हो सकता है, और ये ऐसा व्यक्ति है जो वहीं के लोगों के डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है। तो उसका पहला काम है सर्वे करना। उस लोकल एरिया में जब आप बेनिफिशियल बनना चाहते हो लोगों के लिए, तो आप वहां के लोगों को सर्वे करते हो। दूसरा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करते हो मदर्स के लिए। देखिए, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल कहते किसे? फॉर्मल का मतलब होता है जब आप कोई लीगल वर्ड यूज करते हो, और इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल का मतलब होता है, नॉन फॉर्मल का जब आप वहां के लोगों के लिए ऐसे शब्द यूज करते हो जो उन्हें समझ में आए, उनकी लोकल भाषा। तो ये लोकल भाषा जब ही बोल पाएगी जब ये वहां की लेडी होगी या फिर वहां का वर्कर होगा। असिस्ट करेंगे पीएससी को स्टाफ को लेके, जैसे कि मान के चलो कि कोई सीएचओ है या कोई वैसा व्यक्ति है जिन्हें वहां का प्रॉब्लम पता होना चाहिए, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या इस चीज में मदद करेंगे। हेल्थ रिकॉर्ड, इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, फैमिली प्लानिंग्स पे ध्यान देना है, और एडमिनिस्टर करना है कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा जो भी फैसिलिटीज़ उनको मिलना चाहिए। सर्विसेज डिलीवरी करने के लिए पहला है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। जो बच्चे 6 साल से कम हैं, लैक्टेशन मदर्स हैं, जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, उन सभी को सप्लीमेंट प्रोवाइड कराना। अगर वो खाना उनको प्रॉपर नहीं मिल रहा, जैसे कि कैल्शियम उन्हें चाहिए, प्रोटीन उनको चाहिए, है ना, कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से अलग अलग डोजेस में चाहिए, तो इन चीज़ों में हम करेंगे क्या? हम ये करने वाले हैं कि हम उनको टैबलेट्स, सैचे आता है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो सप्लीमेंट के रूप में उनकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को कम करने में मदद करेगा। दूसरा यहाँ पर आता है न्यूट्रिशनल हेल्थ एजुकेशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब सबको पता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5 साल तक, उनको न्यूट्रिशन प्रोग्राम या इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ध्यान रखना होता है। तो इम्यूनाइजेशन में कुछ इंजेक्शन है मदर्स को, जैसे टेटनस लगना चाहिए, बच्चे के अंदर विटामिन है, न्यूट्रिशन संबंधित अलग अलग बीमारी से बचाने के लिए है। उम्र बढ़ रही है तो बहुत बार आयरन कम हो जाता है, आयरन को कम ठीक करने के लिए, और एक बेसिकली हेल्थ चेकअप को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जब आईसीडीएस आया तो उसके बाद में फिर दोबारा से रिवाइज न्यूट्रिशन कुछ प्रोग्राम्स में बदलाव किया गया, स्कीम लाई गई, और ये स्कीम एसएनपी के नाम से है, यानी कि रिवाइज्ड जो स्कीम है। और इस स्कीम में हमने 1975 में जब ये देखिए एग्जिस्ट की गई, तो इसमें कुछ शामिल किया गया आरडीए। आरडीए क्या होता है? आरडीए है एक डेली अलाउंस, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। एक बच्चे को 1 साल के लिए, जो बच्चा है 1 साल का, उसको रिकमेंडेड कितनी प्रोटीन होगी, ये ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, इसमें बदलाव किए। क्या स्ट्रेटेजी आई? गाइडलाइन बनाई गई कि भाई आप ब्रेस्ट फीडिंग व्यक्ति, अगर किसी को ब्रेस्ट फीड मिल रही है बेबी को, तो 6 महीने तक उसको मिलना है दूध माँ का, और उसे हम 2 साल तक रख सकते हैं। प्लस हम लोग एक भोजन भी रख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फूड जिसे बोलते हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम लोग 6 महीने की एज के बाद चला सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट दे सकते हैं, फूड सेफ्टी की बात कर सकते हैं, बच्चों को बना बनाया खाना भी प्रोवाइड करा सकते हैं मिड डे मील प्रोग्राम के माध्यम से। सैनिटेशन एडुकेट होना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग होना चाहिए, ये भी हम आंगनवाड़ी के माध्यम से उन्हें बता सकते हैं। उनको हाइजीन की प्रैक्टिस भी कराना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब एक नर्स इसमें क्या करेगी? नर्स ट्रेन करती है आंगनवाड़ी वर्कर्स के माध्यम से वहां के लोगों को, ताकि चाहे आप शहर में हो या गांव में हो, उन्हें हम ट्रेन कर सकते हैं। हम उन्हें सिखा सकते हैं इम्यूनाइजेशन के बारे में, उनकी सहूलियत के बारे में, इम्यूनाइजेशन क्यों जरूरी है, हेल्थ चेकअप क्यों जरूरी है, ये बता सकते हैं। उनको सप्लीमेंट्री फूड क्यों चाहिए, ये बता सकते हैं। हम न्यूट्रिशन संबंधित बता सकते हैं, हम उनकी रेफरल सर्विसेज बता सकते हैं। हम बता सकते हैं कि छोटे बच्चों के लिए ये सब चीजें जरूरी क्यों है, एक प्रेगनेंसी के दौरान टेटनस का इंजेक्शन क्यों जरूरी है, एक लैक्टेशन मदर्स के को भी ये जरूरी क्यों है। हम उनको सुपरविजन कर सकते हैं। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है, सीएचओ इसको हम बोलते हैं, ये क्या कर सकती है? आंगनवाड़ी के द्वारा ये एक सुपरवाइजरी एक राउंड क्रिएट कर सकती है। जैसे आंगनवाड़ी ने रिपोर्ट किया कि इस क्षेत्र में, इस घर में न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स है, तो वहां पर एक सीएचओ जाके उसको राउंड देख सकती है, वहां के लोगों से मिल सकती है, उस परिवार से मिल सकती है, वहां पर एक हेल्थ रिकॉर्ड को चेक कर सकती है, अटेंडेंस, फंक्शंस, ये सब क्या कर सकते हैं? डेली रूटीन पर एक सीएचओ सुपरवाइज कर सकती है। वहां के छोटे बच्चों की ग्रोथ को मॉनिटर कर सकते हैं। कैसे ग्रोथ को मॉनिटर करेंगे? रोड टू हेल्थ कार्ड करके होता है, ये छोटे बच्चों का ही बन जाता है, इम्यूनाइजेशन के साथ साथ बन जाता है, जब बच्चा पैदा होता है तभी बन जाता है। रोड टू हेल्थ कार्ड 5 साल तक के बच्चों को पूरी तरीके से ये इसके अंदर कवर करता है। उनका नरिशमेंट, उनकी हाई रिस्क ऑफ द प्रॉब्लम्स, वो सब क्या करते हैं? इसके अंदर कवर होती है। तो आज हमने 2-3 टॉपिक हैं जो कवर किए हैं, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे मिड डे मील प्रोग्राम, विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम, और ये तीसरा हमने देखा आईसीडीएस के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।